हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। क्लास 8th ज्योग्राफी का एक लास्ट चैप्टर बच गया था हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स। इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। देखो, ह्यूमन रिसोर्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ह्यूमन को हम रिसोर्स कब बोलते हैं? जब ह्यूमन के अंदर स्किल्स हों, कैपेबिलिटीज़ हों, जो अपने नॉलेज से, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर सके, किसी भी चीज़ को रिसोर्स में बदल सके, है ना, यूजेस बना सके किसी भी चीज़ के, तभी हम उसको बोलते हैं रिसोर्सेस, राइट। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अलग अलग जगह पर कैसे डिफर कर रहे हैं, क्या चेंजेस आते हैं, है ना, बढ़ती घटती कैसे पॉपुलेशन। सो नेचर की जो बाउंटी है ना, उसको इंपॉर्टेंस कब मिलती है? जब लोग उसको यूजफुल बना लेते हैं, है ना। और यूजफुल कौन बनाएगा? ह्यूमंस। ह्यूमंस कैसे बनाएंगे? जब उनके पास डिमांड और एबिलिटीज़ होंगी, राइट, ताकि वो किसी भी चीज़ को क्या बना सके? रिसोर्स, है ना। आपके जैसे हम बोलते हैं ना कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, आपने सुना होगा, राइट। ये हम क्यों करवाते हैं? ताकि आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ें, राइट। कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसी चीज़ जिसको आप वेस्ट बोल रहे हैं, उसको भी आप रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना, उसको भी यूज़फुल बना सकते हैं, राइट। अब अगर किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन हेल्दी है, एजुकेटेड है और मोटिवेटेड है, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो रिसोर्सेज को डेवलप अच्छे से कर पाएगी। ह्यूमन रिसोर्स किसी भी दूसरे रिसोर्स की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल नहीं है, मतलब डिवाइडेड है ना, और इक्वली डिवाइडेड भी नहीं है, बिखरे हुए हैं अलग अलग रीजन्स में। उनके बीच में डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स, राइट। प्लस इनके नंबर्स जो है वो भी चेंज होते रहते हैं। नंबर्स चेंज होने का मतलब है पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, वो बटी हुई कैसे है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट। जिस तरीके से द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न है, राइट। और ये पैटर्न कैसे होगा? ये पैटर्न कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, राइट। जैसे कि क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा, है ना, लैटिट्यूड्स पर डिपेंड करेगा, ओके, फिर रिसोर्सेज पर डिपेंड करेगा, फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करेगा, है ना। देखो, जैसे कि पॉपुलेशन, हम बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन कैसा है? अनइवन है, ठीक है। अब अनइवन क्यों है? क्योंकि कुछ एरियाज ज़्यादा क्राउडेड हैं और कुछ एरियाज जो हैं वहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। जैसे क्राउडेड एरिया कौन कौन से हैं? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, राइट। साउथ एशिया में कौन आ जाता है? हम खुद, मतलब इंडिया, राइट। यूरोप भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका भी नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर लोग बहुत ही कम रहते हैं। हाई लैटिट्यूड एरियाज, मतलब क्यों? जो ऊंचाई पर रहने वाले रीजन्स है, जैसे कि माउंटेन या हिली रीजन्स, वहाँ पर लोग कम रहेंगे। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, सॉरी, हाई लैटिट्यूड एरिया का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ से हाई लैटिट्यूड्स चालू हो जाती है ना, ऊपर जाती है आपके नॉर्थ पोल तक, नीचे जाती है साउथ पोल तक। यहाँ पर जो मैंने माउंटेन वाला रीजन बताया, जैसे हाई माउंटेनियस एरियाज, ये हैं आपके हिली एरियाज, ठीक है। और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, डेजर्ट रीजन में भी ज़्यादा कोई नहीं रहेगा। कारण क्या है? ये एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर ज़्यादा लोगों का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, प्लस यहाँ पर रिसोर्सेज भी काफ़ी कम होते हैं। मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? आपकी जो इक्वेटर होती है, जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, उसके ऊपर और उसके नीचे। कारण क्या है? ये वाला जो हिस्सा इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट प्रोवाइड करता है लोगों के रहने के लिए, प्लस यहाँ पर एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हो जाता है, ठीक है। चलो, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। 3/4, राइट। 3/4 का मतलब होता है 3/4, मतलब कि अगर हम पूरी दुनिया की जनसंख्या को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो उसमें से जो 3 हिस्से हैं, राइट, ये रहते हैं आपके 2 कॉन्टिनेंट्स में। ये 2 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? आपके एशिया एंड अफ्रीका, राइट। इसके बाद पॉपुलेटेड है आपका यूरोप, गेटिंग। 60% of world's people stay in just 10 countries, right? All of them have more than 100 million people, right? अब ये एग्जाम के हिसाब से ना आपको ये डेटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो एशिया और अफ्रीका वाला है ये आपको याद होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ये आपने साइंस में भी सुना होगा। डेंसिटी का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं घनत्व, ठीक है। मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा या कितने कम लोग एक एरिया में रह रहे हैं, उसको हम कहेंगे डेंसिटी, है ना। अब जैसे मान लो इस एरिया में इतने सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, राइट।
तो इसकी आप बोलोगे कि इस जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन वहीं पर एक ये एरिया है जहाँ पर कम लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन कम है, तो आप कहेंगे यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के एक पर्टिकुलर हिस्से में, सिर्फ एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसको आप कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि किस जगह पर लोग ज़्यादा रहते हैं और किस जगह पर लोग कम रहते हैं। नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर एवरेज। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि हर कंट्री के हिसाब से ये पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग होगी, लेकिन हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा सबसे कम सब कुछ का हमने मिडिल एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, एक मिडिल डेटा निकालने की कोशिश की, तो ये निकला हमारा 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग हर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 51। लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर फॉर ईच एंड एवरी प्लेस, राइट। South Central Asia has the highest density of population followed by East and Southeast Asia, right? Population density कहाँ पर ज़्यादा है ये बताया गया। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स, सबसे पहले देखेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, मतलब जोग्राफी से अफेक्ट होने वाले ये सारे फैक्टर्स हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि लोग किस तरीके फिजिकल फीचर में रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग रहेंगे प्लेन एरियाज़ में, राइट, है ना, प्लेन एरिया में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से कर सकते हैं, और सर्विस एक्टिविटीज़ यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्लेन्स में ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल हो पाती हैं एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, राइट। इसका एग्जाम्पल है जो आपके गंगा प्लेन यानी नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं आपके, वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि प्लेन्स हैं। ठीक है, और गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर मिलके बनाती है, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, एग्रीकल्चर अच्छा होता है और आसपास सारी बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, राइट। लेकिन माउंटेन्स लाइक एंडीज, अल्प्स एंड हिमालयाज, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाले हैं, और ये हमारा इंडिया का है। ठीक, यहाँ पर लोग कम रहते हैं। देन क्लाइमेट, ऑब्वियस ही बात है, लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट को अवॉइड करेंगे, चाहे वो बहुत ज़्यादा हॉट हो या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, जैसे कि सहारा डेजर्ट या फिर जो आपके पोलार रीजन है, ठीक है, एकदम नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास, दोनों जगह के एक्सट्रीम क्लाइमेट को लोग अवॉइड करते हैं और ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर क्लाइमेट नॉर्मल हो या फिर मॉडरेट, है ना, बियरेबल होना चाहिए। गेटिंग? सॉइल, फर्टाइल सॉइल के पास ज़्यादा लोग रहेंगे, और ऐसी जगह जहाँ पर सॉइल फर्टाइल नहीं है, ठीक है, सैंडी एरिया है या फिर एकदम बैरन लैंड जैसी जगह, वहाँ पर लोग कम रहते हैं, राइट। अगेन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है हमारे नॉर्थ में, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। नाइल रिवर जो है, जहाँ पर नाइल रिवर के जो आसपास के एरियाज़ हैं, है ना, वहाँ की सॉइल फर्टाइल है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। वाटर अवेलेबिलिटी जहाँ इजीली अवेलेबल होगी तो वहाँ पर रहेंगे, है ना। आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि एक ऐसी जगह जहाँ जाकर आपको रहना है जहाँ पर पानी आसानी से नहीं मिलता, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पानी आसानी से मिल जाएगा, डेफिनेटली यू विल बी चूजिंग दिस वन, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं तो, राइट। तो रिवर वैलीज जहाँ पर होंगी, जहाँ पर इजीली पानी अवेलेबल है, वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। डेजर्ट एरियाज़ में या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, चाहे अंडर वाटर हो या फिर रेनफॉल हो, है ना, ऐसी जगह पर लोग रहना कम पसंद करते हैं। मिनरल्स, राइट, मिनरल्स मतलब मिनरल डिपॉजिट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर बनती हैं आपकी माइंस, राइट, और माइन में जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, ज़्यादातर वो उसके आसपास ही सेटल हो जाते हैं। ठीक है, ये लास्ट में क्यों आया है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो ये हो गए आपके जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब चलते हैं हम दूसरे फैक्टर्स के ऊपर, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या है कि भैया हमको एक सोसाइटी में, हम एनिमल, ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, ठीक है, तो मतलब आप एक सोसाइटी में जब रहना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपका प्रॉपर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आपको अच्छी एजुकेशन मिल सके, ठीक है, साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आप ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पर दूर दूर तक कोई स्कूल ना हो, कोई कॉलेज ना हो, ठीक है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा ना कि अगर कोई नया घर देखता है या कोई दूसरे शहर में जाकर रहता है, तो घर किस तरीके से देखा जाता है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कि हमारे घर के आसपास मार्केट होना चाहिए, नियर बाय कोई मेडिकल शॉप तो होनी चाहिए कम से कम, है ना,
या फिर आपकी ग्रॉसरी स्टोर्स जो होती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल वहाँ पर होनी चाहिए, तो इनको आप गिनेंगे सोशल फैक्टर्स के अंदर। नाउ कमिंग टू कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, है ना, जैसे हमारे नॉट ओनली इन इंडिया, आप देखेंगे कि ओवरऑल दी वर्ल्ड रिलीजन्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और रिलीजन और कल्चर जो है दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अब क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी रिलीजियस या फिर कल्चरल प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से जुड़े हुए हैं वो जगह, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं या ज़्यादा रहते हैं, है ना। जैसे कि इंडिया में वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी इन इटली एंड जेरूसलम इज इन इजराइल रीजन, ओके। चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या कहती हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के कुछ सोर्सेज होने चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के सोर्स कब मिलेंगे, जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आसपास होगी, चाहे वो आपके एग्रीकल्चरल एरियाज हों या इंडस्ट्रियल रीजन्स हों, है ना, या फिर जैसे कि इंडस्ट्रीज हों, राइट। जैसे आईटी इंडस्ट्री है आपकी, आईटी, राइट। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पर वो इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पर लोगों के रहने के चांस ज़्यादा होते हैं। रादर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, दे माइग्रेट फॉर द इकोनॉमिक रीजन्स, राइट। तो ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स थे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीके से बेस बनाते हैं ना। पॉपुलेशन चेंज, अब देखो पॉपुलेशन बन कैसे रही है, सिंपल, कुछ लोगों का बर्थ हो रहा है और कुछ लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों का हो रहा है बर्थ और कुछ लोगों की हो रही है डेथ, ठीक है। अब ये जो बर्थ और डेथ होता है ये कैसा है, ये अनसर्टेन है ना, वी डू नॉट नो, राइट। लेकिन ये बर्थ और डेथ दोनों के कारण आपकी जो पॉपुलेशन है इसमें आता है चेंज, गेटिंग। देखते हैं पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या है। इट रिफर्स टू चेंज इन नंबर्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए हम पॉपुलेशन चेंज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबल तो रह नहीं सकती, कभी बढ़ती है और कभी कभी घटती है, लेकिन इसमें भी हमने क्या देखे हैं, पैटर्न्स, राइट। कि किसी पर्टिकुलर पीरियड तक पॉपुलेशन बढ़ी है, उसका कुछ रीज़न था, फिर उसके बाद पॉपुलेशन घटी तो कुछ रीज़न, फिर बढ़ी तो कुछ रीज़न, ठीक है। मतलब रीजंस हमेशा इनके आसपास रहे हैं और बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। देखो नंबर ऑफ बर्थ और डेथ्स के कारण क्या होते हैं, चेंज, राइट। अब 80s तक क्या ट्रेंड देखने को मिला या क्या पैटर्न देखने को मिला कि बेबीज का बर्थ तो हो रहा है लेकिन उनकी डेथ जल्दी हो जा रही है, जिसका कारण क्या है कि क्योंकि बच्चा जब छोटा सा होता है, एक बेबी, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, ही और शी नीड्स प्रॉपर हेल्थ केयर, ठीक। अगर आप उस बच्चे को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं देंगे, जब वो मदर की बॉडी से बाहर आएगा तो बहुत सारे इन्फेक्शंस और बहुत सारे डिसीजेस होने के उसको चांसेस रहते हैं। ऐसी कंडीशन में उसको डेथ का खतरा होता है। पहले 80s तक, 1880s तक हमारे पास क्या नहीं था, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, है ना। इसके कारण समस्या होती थी कि बहुत सारे बच्चों की डेथ यहाँ पर हो जाती थी, तो पॉपुलेशन इस वजह से यहाँ पर कंट्रोल में थी, ठीक है। या आप कहें कि पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन स्लोली, है ना, कंट्रोल में रहकर बढ़ी। फिर सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल टू ऑल द पीपल, मतलब फूड सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। फार्मर्स जो थे वो इतना नहीं ग्रो कर पा रहे थे, इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि सारे लोगों को खाना प्रोवाइड करा सके, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, लोगों की हेल्थ अफेक्ट होने लगी, डेथ्स होने लगी और टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। इंक्रीज हो रहा था बट स्लोली, राइट। 1804 यहाँ पर हमको क्या देखने मिलता है कि भैया वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन तक पहुँच गई है, ठीक है। उसके बाद वो 3 बिलियन तक पहुँच जाएगी और उसके बाद वो 6 बिलियन तक पहुँच जाएगी। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ तो यहाँ पर हो रही है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, हाई रेट पर हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है। इसका कारण क्या है, मेन रीज़न ये था कि बेटर फूड सप्लाईज हो गई थी, फूड सिक्योरिटी आ रही थी लोगों के पास, मेडिसिन अवेलेबल थी, डेथ्स कम हो रही थी। डेथ कम क्यों हो रही थी, क्योंकि हमारे पास क्या था, एक तो नंबर ऑफ बर्थ ज़्यादा हो रहे थे, दूसरी चीज़ डेथ इसलिए कम हो रही थी क्योंकि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पा रहे थे, गेटिंग। मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ होते चली गई तो हमने क्या किया, जो न्यू बॉर्न बच्चे जो थे, है ना, जिनका बर्थ होते ही या थोड़े समय बाद 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो रही थी, हमने उनको भी बचाया। साथ में जो लोग ओल्ड हो जाते थे, है ना, एजेड जो थे, उनको भी अगर बीमारियां होती थी तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको भी बचा लिया करती थी। इसलिए पॉपुलेशन में इंक्रीज हमें देखने को यहाँ पर मिला, राइट।
बर्थ जनरली कैसे मेजर किए जाते हैं? बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। ठीक है, अब ये लाइव बर्थ का मतलब क्या है ना, यूट्यूब वाला लाइव नहीं, यहाँ पर लाइव का मतलब है कि अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, एक तो ये अपने आप पेन चेंज कर ले रहा है, मान लो कि 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोगों पर कितने बच्चे जिनका बर्थ जब हुआ तब वो कैसे थे? अलाइव। ठीक है, तब वो कैसे थे? अलाइव। और साथ में हम इसमें किसको गिनते हैं? ऐसे बच्चे जो साल के बर्थ होने के 1 साल के अंदर तक जिनकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, मतलब हम 1000 लोगों से उनको कंपेयर कर रहे हैं और फिर हम निकाल लेते हैं बर्थ रेट। रेट का मतलब होता है परसेंटेज, सो इनटू 100। गेटिंग? सेम यहाँ पर डेथ रेट्स। डेथ कैसे मेजर करते हैं हम? डेथ रेट से, कि भैया 1000 लोग अगर जिंदा हैं, ठीक है, तो साल भर में ये 1000 लोगों को लेकर कितने लोगों की डेथ हुई? मान लो 900 लोगों की डेथ हुई, ठीक है, और फिर हम इसमें इंटू 100 करके क्या निकाल लेंगे? डेथ रेट। राइट? सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट के कारण नहीं कि भैया कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, है ना, इसके अलावा भी एक फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी? चेंज। वो फैक्टर है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया से लोग बाहर जा रहे हैं या फिर अंदर आ रहे हैं, उससे भी तो इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में फ़र्क आएगा ना। मान लो 5 लोग बाहर गए और 6 लोग अंदर आए, तो पॉपुलेशन एक व्यक्ति से तो बढ़ेगी। तो ये चेंज हो रहा है, राइट? और ये चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, मूविंग इन एंड आउट ऑफ पीपल। ओके, बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, लेकिन इसी को हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। जो भी बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस होता है उसको कहेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। कभी ये भी ज़्यादा हो सकता है और कभी ये भी ज़्यादा हो सकता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, की नेचुरल बाय नेचर इटसेल्फ कितनी ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, क्योंकि ये जो ग्रोथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट है, ये बढ़ता जा रहा है। दैट इज वाई हम अभी देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। चल, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। ठीक है, अब पीपल, ओहो, अब पीपल जो एक कंट्री के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, या फिर कंट्रीज के बीच में मूव कर सकते हैं, मतलब लोग या तो किसी एक कंट्री, जैसे अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप हो सकता है ना कि इंडिया के एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाके बस जाएं, तो इससे क्या होगा? स्टेट की पॉपुलेशन में फ़र्क आएगा। ठीक है, लेकिन क्या कंट्री की पॉपुलेशन में फ़र्क आएगा? नो, कंट्री की पॉपुलेशन तो वही रहेगी क्योंकि वो सारे स्टेट की पॉपुलेशन मिला के हो रही है, लेकिन स्टेट की पॉपुलेशन में फ़र्क आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लोग कंट्री के अंदर ही मूव कर सकते हैं या तो फिर कंट्री के बाहर भी मूव कर सकते हैं, है ना, या बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? एमिग्रेंट्स किन लोगों को कह रहे हैं? जो किसी भी कंट्री को छोड़कर जाते हैं। अगर आज आप यहाँ से निकल के यूएसए शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको कहा जाएगा एमिग्रेंट, राइट? और इमिग्रेंट किसको बोला जाएगा? जो कंट्री में आ रहा है, राइट? यूएसए से अगर कोई व्यक्ति आकर इंडिया में सेटल होना चाहता है तो उसको कहेंगे इमिग्रेंट्स। सेम, कंट्रीज लाइक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब भी सेम है, लोगों का क्या करना? इंडिया में लोगों का किसी एक कंट्री के अंदर आकर रहना, तो उसको कहा जाएगा इन माइग्रेशन। ठीक है, या फिर इसी को हम कहते हैं इमिग्रेशन। जो लोग इमिग्रेशन कर रहे हैं उन्हीं को आप कहेंगे इमिग्रेंट्स, है ना। सेम चीज़ किसके साथ है? एमिग्रेंट्स के साथ। अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यहाँ से अगर आप यूएसए जाकर रह रहे हैं तो आपको कहा जाएगा एमिग्रेंट्स। ठीक है, और आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको या तो आउट माइग्रेशन कह देंगे या तो एमिग्रेशन कह देंगे। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए क्योंकि सिर्फ बेसिकली एक वर्ड है जिससे बहुत सारे वर्ड्स को रिलेट कर दिया गया है, राइट? इसको एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब देखो जनरल ट्रेंड क्या कहता है? जनरल ट्रेंड यही कहता है कि लोग लेस डेवलप्ड नेशन से या फिर डेवलपिंग नेशन से उठकर कहाँ जाना चाहते हैं? ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहते हैं। अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कि भैया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जाके यूएसए में बस जाओ इंडिया के बाद, ठीक है, या तो फिर आप जाके पाकिस्तान में बस जाओ। ठीक, अब एक है डेवलप्ड कंट्री और दूसरी है अंडर डेवलप्ड कंट्री, या चलो डेवलपिंग भी कह सकते हो।
राइट, लेकिन हालात उतने अच्छे नहीं है, तो आप ऑब्वियस सी बात है ना, ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री चुनोगे यहाँ से निकलने के बाद, राइट। तो जनरल ट्रेंड यही कहता है इंटरनेशनल माइग्रेशंस का, ओके। और विद इन दी कंट्री जो माइग्रेशन हो रहा है, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसमें जनरली ये ट्रेंड देखा जाता है कि लोग रूरल से अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं, है ना, गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या फिर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है ये विदाउट एनी रीज़न नहीं होता है, समझ में आया? मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति माइग्रेट कर रहा है उसके पीछे कोई रीज़न है, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति अपना सब कुछ घर वगैरह ऐसे ही छोड़ के किसी दूसरी कंट्री किसी दूसरे स्टेट में जाकर नहीं रहेगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखते हैं कि पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है। पैटर्न्स पॉपुलेशन चेंज मतलब कैसे कैसे हो रही है, इसके कुछ पैटर्न बने हुए हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, हमें समझ में आ रही। कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि सम कंट्रीज लाइक केन्या, केन्या कहाँ पर है आपके अफ्रीका में, राइट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है आपकी कंट्री केन्या। केन्या की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट्स दोनों हाई है, मतलब बर्थ भी ज़्यादा हो रहे हैं और डेथ भी ज़्यादा हो रही है, राइट, जिसके कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ का हाई बना हुआ है ना। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हेल्थ केयर इंप्रूव हो रही है और डेथ रेट्स कम हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर बर्थ रेट्स जो है वो हाई है, ठीक है, डेथ रेट्स जो हैं वो नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, ओके। इसलिए यहाँ पर क्या हो रही है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना। हेल्थ केयर इंप्रूव हो गई जिसके कारण डेथ रेट्स भी कम हो गए और जो नए बच्चे जिनका बर्थ हो रहा है ना, वो भी अब डिजीजेस वगैरह से क्या है, सेफ है, उनको भी बचाया जा सकता है, तो उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एजड पीपल जो है उनकी भी डेथ जल्दी नहीं हो रही है, इसके कारण क्या बना हुआ है यहाँ पे, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ग्रोथ तो हो ही रही है लेकिन स्लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट तो लो है, मतलब लोगों की डेथ कम हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ का बर्थ रेट जो है वो भी कैसा है, लो, यानी कि यहाँ पर बर्थ भी कम हो रहे हैं, लोग खुद ही बच्चों को बर्थ देने में ज़्यादा एक तरीके से हम कहें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो, तो पॉपुलेशन चेंज के लिए पैटर्न क्या है, अलग अलग है। कभी आपको दिखेगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका कारण कुछ और हो सकता है, कभी आपको लगेगा पॉपुलेशन कम हो रही है तो उसके रीजंस कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या है कि भाई किसी भी जगह की पॉपुलेशन बनी है तो कैसे बनी है ना, कंपोनेंट्स क्या हैं उसके। ऑब्वियस सी बात है, कंपोनेंट्स किस बेसिस पर होंगे, या तो एज के बेसिस में, ठीक है, कि कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल ही इन्फेंट होंगे यानी 1 साल से छोटे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो चिल्ड्रन होंगे, कुछ बच्चे या जिनको आप कहें कुछ अडल्ट एंड एजड पीपल, राइट। ये हो गया आपकी एज के बारे में, है ना। अब अगर हम यहाँ पर सेक्स की बात करते हैं तो मेल्स, फीमेल्स, और अब हम किसको भी इंक्लूड करते हैं, ट्रांसजेंडर, या फिर जिसको आप कहें कि थर्ड जेंडर, ओके। फिर लिटरेसी लेवल क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग इलिटरेट हैं, कुछ लोग लिटरेट हैं, ठीक है, कुछ एजुकेटेड हैं, इसमें भी डिपेंड करेगा। हेल्थ कंडीशन कैसी है लोगों की, ऑक्यूपेशन क्या है, काम क्या करते हैं, और इनकम क्या है, इनकम लेवल क्या है, कम कमाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कमाते, अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, या फिर रिच बेसिस पर हैं, या आप कहें मिडिल क्लास है। तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है उनकी इनकम के ऊपर। तो जब भी किसी एरिया की पॉपुलेशन देखी जाती है तो उसमें कोई एक चीज़ नहीं देखी जाती, उसमें देखी जाती हैं बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज, ओके। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन बनी है तो कैसे बनी है, स्ट्रक्चर क्या है ना, कितने अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, कितने अलग अलग जेंडर के लोग हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम लेवल क्या है, या लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसमें लिविंग स्टैंडर्ड को भी इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इनकम लेवल से लिविंग स्टैंडर्ड भी डिफाइन होता है, ठीक है। चलो, हाउ मैनी मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे आर, ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट है कितने लोगों के पास, और उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके पॉपुलेशन कंपोजिशन को बनाने में, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पिरामिड, ठीक है।
किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन को दिखाने का एक तरीका होता है पिरामिड, है ना, एक आप कहें एक ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है, एक पिक्चर के फॉर्म में हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं एज सेक्स पिरामिड। कारण क्या है एज सेक्स पिरामिड क्यों बोला, क्योंकि इसमें हम एज भी बता रहे हैं, है ना, एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एज ग्रुप लिखा है, ठीक, और दूसरी तरफ जब हम ये जो सेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मिडिल लाइन है, इसके इस तरफ हमने ये रेड कलर से फीमेल्स को बताया है और ये ब्लू कलर से मेल्स को बताया है, राइट। तो दो कंपोनेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं, दैट्स हमने इसको बोला है एज सेक्स पिरामिड, राइट। सॉरी। देखो अब एक पॉपुलेशन पिरामिड क्या बोलता है, ये अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड कर देता है लोगों को। जैसे कि ये देखो आप 0 से 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, ठीक है, ये क्या करता है पॉपुलेशन को इस तरीके से डिवाइड कर देगा, है ना। और एक तरफ फीमेल्स के बारे में बता रहा है, दूसरी तरफ मेल्स के बारे में बता रहा है, ठीक। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हम इन दो पिरामिड्स को देखते हैं, दोनों के शेप अलग अलग है, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है। कारण क्या है, डेटा, है ना, अलग अलग एरियाज का है। देखते हैं कैसे। देखो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15, मतलब चिल्ड्रन किसको बोलते हैं हम, 0 से लेके 15 ईयर्स तक के बच्चों को हम कह देते हैं चिल्ड्रन, राइट, 0 से 14 तक, सॉरी, है ना, बिलो 15 बोला गया है। आर शोन इन दी बॉटम, सबसे नीचे से किसको शुरू करें, देखो एज ग्रुप 0 से चालू हो रही है ना, तो सबसे नीचे हमको यहाँ तक ये वाली लाइन तक कौन से दिख रहे हैं बच्चे, जो कि क्या है, चिल्ड्रन है। यहाँ तक की पॉपुलेशन चिल्ड्रन है। अब ये इतनी पॉपुलेशन मेल चाइल्ड है और इतनी पॉपुलेशन फीमेल चाइल्ड है, राइट। फिर नीचे हमको 15 ईयर तक के बच्चे दिखते हैं और उसके भी नीचे यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो लेवल है, ये देखो 0 से 4 वाला, ये हमको दिखाता है इन्फेंट्स का, कि भाई कितने बच्चों के बर्थ हो रहे हैं। और देखो ऊपर जाते जाते मतलब क्या है कि सब जितने बच्चों के बर्थ हुए थे और सबके सब लोगों ने सर्वाइव नहीं किया है, दैट इज वाई पॉपुलेशन पिरामिड छोटा हुआ है। अगर सबके सब सर्वाइव करते तो ये छोटा नहीं होता, ये ऐसा ही रहता, राइट। और नीचे नीचे जाके हम सबसे ऊपर तक, जहाँ तक 75 की एज जा रही है, हम देखते हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड बहुत ही ज़्यादा नैरो होते जा रहा है। और नैरो होने का कारण क्या है, डेथ, सिंपल, राइट। अब 65 जिनको हम देखते हैं यहाँ पर, वो क्या बताते हैं कि नंबर ऑफ डेथ। पॉपुलेशन पिरामिड हमको बताता है कि कितने डिपेंडेंट्स है कंट्री में। अब डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, वो लोग जो इकोनॉमिकली दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है। कौन होते हैं डिपेंडेंट, ये जो आपके 0 से 14 ईयर तक के लोग हैं, यानी कि जो चिल्ड्रन हैं, 0 से 14 ईयर तक के जो लोग हैं, जो कि चिल्ड्रन है, अब ये खुद तो जाएंगे नहीं कमाने के लिए, है ना, इन अ नॉर्मल हाउस होल्ड अगर हम बात करते हैं तो ये डिपेंडेंट है ना, इनको कमा के देना पड़ेगा, राइट, डिपेंड करते हैं किसी और के ऊपर। और दूसरा डिपेंडेंट कौन है, जो अबव 60-65 वाले लोग हैं, यानी कि एजेड। अब इनसे भी काम नहीं करा सकती क्योंकि इनकी फिजिकल और मेंटल बॉडी जो क्या है, क्या होने लग गई है, वीक होने लग गई है, इसलिए आप इनको भी बाहर कमाने के लिए नहीं बेच सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो जाते हैं डिपेंडेंट। अब जहाँ पर डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, वहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि लोगों की जो इनकम है वो डिफरेंट वे से बढ़ती, ठीक है, ये बढ़ेगी या कम होगी नहीं कह सकते आप ये देखते हैं कि भाई उनका खर्चा कहाँ पर होता होगा। और जहाँ पर कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं लेकिन डिपेंडेंट्स कम है, तो लोगों का वे ऑफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल खर्चों से ऊपर उठकर काम कर पाते हैं, अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। Population pyramid of a country in which birth and death rate both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top, ठीक है। जहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा है, कि बर्थ भी ज़्यादा होते हैं और डेथ भी ज़्यादा होती है, तो उनके पिरामिड्स क्या होते हैं कि नीचे से ब्रॉड और ऊपर से एकदम पतले, क्योंकि यहाँ पर भी डेथ ज़्यादा हो रही है इसलिए ये पतला हो गया। और ये नीचे जो हमको दिखाते हैं कि भाई इतने सारे लोगों का बर्थ हुआ था लेकिन धीरे धीरे करके उनकी डेथ हो गई, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इन्फेंसी में मर जाते हैं। जैसे कि केन्या का ये जो आपका पिरामिड है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो पैटर्न है वो क्या दिखाता है कि बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, बर्थ भी ज़्यादा होते हैं, डेथ भी ज़्यादा होती है। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर कंट्री, जैसे कि इंडिया, ये आपकी इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड है। यहाँ पर हमको क्या देख रहे हैं कि भाई जो डेथ रेट है ज़्यादातर यंग लोगों में वो कम हो रही है ना। आप देखो पहली बात तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वही बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कि बर्थ जो है
इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्लो रेट से, राइट, धीरे धीरे करके। इसमें देखो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है दोनों तीनों लेयर्स में। तो कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो इन्फेंट चाइल्ड्स हैं, इन्फेंट बेबीज जो हैं, हम उनको बचा पाते हैं बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक, जो ज़्यादातर इन्फेंट्स हैं वो अडल्टहुड तक सर्वाइव करते हैं, ये वाली एज तक सर्वाइव करते हैं। ओके, इंडिया के पिरामिड में आपको एक चीज़ देखने मिलेगी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको? यहाँ पर ही, अडल्टहुड वाले में, मतलब कि वर्किंग एज में। समझ रहे हैं? मतलब अगर इंडिया अपनी टोटल पॉपुलेशन की वर्किंग एज को काम पर लगा दे और सही तरीके से काम, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, नाम मात्र की एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, अगर सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट में लगाएगा तो इंडिया का व्यक्ति, मतलब इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और डिपेंडेंट्स कम है। गेटिंग? और साथ में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यंग है तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स बन सकते हैं अगर हमारे यहाँ के लोग अपनी अपनी स्किल्स को, अपने अपने नॉलेज को एनहेंस करने पर फोकस करेंगे तो। ठीक है, दैट्स वाई इन ऑल माई ऑफलाइन क्लास आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो अपनी स्किल्स को एनहेंस करना सीखो। ठीक है, स्किल्स सीखो, नॉलेज गेन करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके हाथ में अगर कोई स्किल है तो नो बडी इज़ गोइंग टू अवॉइड यू। ठीक है, या आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस आप अपने लिए काफ़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो अगर आपको कुछ ना कुछ स्किल्स आती हैं, राइट। चलो, देन कंट्रीज लाइक जापान, जैसे कि यहाँ पर क्या समस्या है? पिरामिड देखो अजीब सा लगेगा आपको, बर्थ कम होते हैं, ठीक है, और ये पिरामिड जो है ये एक तरीके से स्टेबल जैसा हमको नहीं दिखता है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर भी हमको वर्किंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा दिख रही है और डिपेंडेंट्स बहुत ही कम दिख रहे हैं हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, इन स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ पे इनका ध्यान ज़्यादा है, दैट इज़ वाई बर्थ भी कंट्रोल है और डेथ भी कम होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग 85 प्लस पहुँच रहे हैं। ठीक है, 85 प्लस पहुँच रहे का मतलब क्या है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इसलिए एजेड लोगों की भी डेथ यहाँ पर जल्दी नहीं होती है। और लोग क्योंकि अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी, या आप कहें एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए बर्थ कंट्रोल भी कम मतलब बर्थ कंट्रोल्ड रहते हैं। ठीक है, और प्लस क्योंकि लोगों का जो माइंडसेट है वो करियर ओरिएंटेड ज़्यादा है, दैट इज़ वाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उतना ज़्यादा एनहेंस नहीं करना चाहते यहाँ पर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पॉपुलेशन पिरामिड। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, ये कार्टून्स वार्टून्स पढ़ने का टाइम गया और यहाँ पर हमारी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड एक दो दिनों में नहीं, आई गेस 3-4 दिन में आपका एग्ज़ाम होगा शायद। अब मेरे पास अनुशाला पर सिर्फ सिविक्स के बच्चे हैं 2 चैप्टर। ठीक है, लास्ट 2 चैप्टर जो हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ और लॉ एंड सोशल जस्टिस, उन दोनों को भी मैं बहुत जल्दी से कवर करके और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपने गूगल फॉर्म्स में जाकर जो मैंने लिंक प्रोवाइड की थी वहाँ जाकर अगर आपने 50 मार्क्स का MCQ क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है अब तक, तो अभी जाओ उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और खुद को एनालाइज करो कि साल भर पढ़ने के बाद भी जो इनसाइड क्वेश्चन से MCQs बन रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सही तरीके से या नहीं। और बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।